एक्सपोर्ट प्रोसीजर यानी कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाहता है यानी कि एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो उस केस में उसको क्या क्या स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होते हैं। तो नॉर्मली प्रोडक्ट वाइज जो ये स्टेप्स हैं ये वेरी करते हैं, वेरी फ्रॉम वन एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन टू अनदर। तो किस टाइप का गुड्स किस टाइप का जो है आप वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पे जो है स्टेप्स जो है वेरी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कुछ स्टेप्स हैं जो कि सभी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने होते हैं जब उनको एक्सपोर्ट करना होता है। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा भाई, आपको एक्सपोर्ट करना है यानी कि बाहर से कहीं ना कहीं से डिमांड आई होगी तभी तो आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले रिसीप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया में है तो कहीं दूसरे कंट्री से जो है आपके पास वहां पर कोटेशन के लिए नोटिस आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी कि आप उनको कोटेशन भेजिए कि उनको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो आप कितने में, किस क्वांटिटी में, किस प्राइस में जो है आप उनको सेंड करेंगे। तो द प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ अ प्रोडक्ट सेंड्स एन इंक्वायरी टू डिफरेंट एक्सपोर्टर रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी एंड टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। यानी कि जो दूसरे कंट्री के इंपोर्टर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, तो वो लोग जो है एक्सपोर्टर से इंक्वायरी करते हैं कि वो जो है अपनी प्राइस, अपनी क्वालिटी और जो टर्म्स एंड कंडीशन है एक्सपोर्ट करने के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंपोर्टर को दें। क्लियर? तो उसके बाद द एक्सपोर्टर सेंड्स अ रिप्लाई टू द इंक्वायरी इन द फॉर्म ऑफ कोटेशन, जिसको हम प्रोफार्मा इनवॉइस कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? प्रोफार्मा इनवॉइस। तो जब इंपोर्टर जो है इंक्वायरी करता है एक्सपोर्टर से, तो एक्सपोर्टर जिस फॉर्म में वो पूरी डिटेल जो प्राइस, क्वालिटी, टर्म्स, कंडीशन ये सारी चीज़ें जो है भेजता है इंपोर्टर को, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोफार्मा इनवॉइस कहते हैं। तो इसमें जो है प्राइस क्या होगा, एट विच एक्सपोर्टर इज रेडी टू सेल द गुड्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, ग्रेड, साइज, वेट, मोड ऑफ डिलीवरी, टाइप ऑफ पैकिंग, पेमेंट टर्म्स, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन इस प्रोफार्मा इनवॉइस में होता है। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया कि इंपोर्टर जो बायर है वो जो है इंक्वायरी करेगा एक्सपोर्टर से जो है कोटेशन डिमांड करेगा, और कोटेशन जिस फॉर्म में दिया जाता है उसको प्रोफार्मा इनवॉइस कहते हैं, जिसमें कि प्राइस जो है, क्वालिटी, ग्रेड, साइज, वेट, मोड ऑफ डिलीवरी, पैकिंग कैसे होगी, पेमेंट टर्म क्या होगा, शिपमेंट कैसे भेजी जाएगी, वो सारी डिटेल जो है वहाँ पर उसमें होता है। क्लियर? उसके बाद अब जो है इंपोर्टर के पास इंक्वायरी आ गई, इन्फॉर्मेशन आ गई है इंपोर्टर के पास कि एक्सपोर्टर किस तरीके से जो है, किस प्राइस में कौन सी क्वांटिटी जो है वो कैसे एक्सपोर्ट करेगा। तो उसके बाद क्या होता है कि जो इंपोर्टर होता है वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है एक्सपोर्टर को, तो एक्सपोर्टर को ऑर्डर रिसीव हो जाता है वहाँ पर। क्लियर? जिसको हम इंडेंट भी कहते हैं। इंडेंट मतलब कि मांग पत्र, हिंदी में क्या कहते हैं? मांग पत्र। यानी कि इंपोर्टर ने जो बायर है उसने जो है एक्सपोर्टर से मांग रखी है कि उसको इस प्राइस पे इतना प्रोडक्ट जो है वो चाहिए। तो रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर, तो एक्सपोर्टर को ऑर्डर मिलता है सेलर से, इंपोर्टर से जो है ऑर्डर मिलता है। तो जब जो प्रोस्पेक्टिव बायर होते हैं, जो इंपोर्टिंग कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, उनको लगता है कि हाँ जो एक्सपोर्टर है वो सही प्राइस पे और सही टर्म्स एंड कंडीशन पे जो है वो प्रोडक्ट को सेल करने वाला है, तो वो जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो है ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। इट प्लेस एन ऑर्डर फॉर द गुड टू बी डिस्पैच्ड, यानी कि जो इंपोर्टर है जो कि किसी दूसरे कंट्री में बैठा है वो एक्सपोर्टर को ऑर्डर देता है कि आप मुझे इतनी क्वांटिटी में इस प्राइस पे जो है आप मुझे गुड्स डिस्पैच करिए। क्लियर? तो इसी को हम क्या कहते हैं? इंडेंट भी कहते हैं। इंडेंट यानी क्या हो गया? मांग पत्र, जिसमें कि जो है पूरी डिस्क्रिप्शन होती है कि गुड्स कितना ऑर्डर किया जा रहा है, क्या प्राइस जो है पे किया जाएगा, डिलीवरी टर्म्स क्या होंगी, पैकिंग, मार्किंग डिटेल, डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिसीप्ट ऑर्डर। क्लियर? जो कोटेशन था उसमें एक्सपोर्टर सारी डिटेल भेजता है, जो रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर होता है या इंडेंट होता है उसमें जो है इंपोर्टर सारी डिटेल भेजता है कि किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें, कैसे पैकिंग करनी, कैसे मार्किंग करनी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जो है डिटेल दी जाती है। क्लियर? तो अब क्या है कि एक्सपोर्टर ने पहले कोटेशन दे दिया, फिर इंपोर्टर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब जो है एक्सपोर्टर सामान को बनाने से पहले, सामान को भेजने से पहले जो इंपोर्टर है उसकी क्रेडिट वर्थनेस को चेक करेगा, यानी कि क्या जो इंपोर्टर है उसके पास पेमेंट करने की क्षमता है कि नहीं है। तो आफ्टर रिसीप्ट ऑफ द इंडेंट, द एक्सपोर्टर मेक्स नेसेसरी इंक्वायरी अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द इंपोर्टर टू
टू मिनिमाइज सच रिस्क मोस्ट एक्सपोर्टर डिमांड अ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द इम्पोर्टर। तो नॉर्मली क्या होता है कि भाई पता चला इम्पोर्टर जो है दूसरे कंट्री में है, हमको नहीं पता है कि हमने 1 लाख का उसको सामान भेजा, तो अब पता नहीं वो 1 लाख रुपए पे कर पाएगा कि नहीं पे कर पाएगा। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए इंक्वायरी करता है जो एक्सपोर्टर होता है, वो पहले इम्पोर्टर की इंक्वायरी करता है कि क्या उसकी क्रेडिट वर्थिनेस है, क्या उसके पास पैसा है, क्या वो काबिल है, जो अमाउंट हम भेजने वाले हैं, जिस भी अमाउंट का हम सामान उसको भेजने वाले हैं, वो अमाउंट वो पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इंपोर्टर से लिया जाता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी होती है जो कि इंपोर्टर बैंक जो है, इंपोर्टर का जो बैंक होता है वो इशू करता है, दैट इट विल ऑनर पेमेंट अप टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स टू द बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर। यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि ये जो है इंपोर्टर का जो बैंक होता है उसके द्वारा इशू किया जाता है एक्सपोर्टर को, कि अगर इंपोर्टर जो है वो पेमेंट नहीं करेगा तो उस केस में जो इंपोर्टर्स का बैंक है वो जो है एक्सपोर्टर के बैंक को एक सर्टेन अमाउंट जो है वो पे करेगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इंपोर्टर से लिया जाता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सिक्योर मेथड ऑफ पेमेंट अडॉप्टेड टू सेटल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इंपोर्टर का बैंक होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा किसको? एक्सपोर्टर को, कि अगर इंपोर्टर पे नहीं करेगा तो इंपोर्टर का जो बैंक है वो जो है एक्सपोर्टर के बैंक को पे करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्रेडिट वर्थिनेस जो है वो इंपोर्टर की चेक की जाती है एक्सपोर्टर द्वारा। क्लियर? अब आपको इंक्वायरी आई थी, आपने कोटेशन भेज दिया, ऑर्डर भी आपको मिल गया, आपने क्रेडिट वर्थिनेस भी जो है चेक कर ली है इंपोर्टर की। अब अगला काम क्या होगा? अब आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है वो ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो इंडिया में जो है अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो इसमें जो है 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहला ऑब्टेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आईईसी, जो कि नंबर होता है जो कि डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड द्वारा जो है या फिर जो रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है उनके द्वारा दिया जाता है। तो जो भी कंपनी एक्सपोर्ट करना चाहती है उनको आईईसी कोड लेना होता है। क्लियर? उसके बाद फिर जो है उनको रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आरसीएमसी जो है वो अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बने हुए हैं उनमें रजिस्टर करके रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो है वो लेना होता है। क्लियर? और उसके बाद एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन में भी उनको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिससे कि अगर इंपोर्टर कोई पेमेंट नहीं कर पाता है तो उससे जो है इनको प्रोटेक्शन मिले, यानी कि एक्सपोर्टर को उससे प्रोटेक्शन मिले कि अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं किया, इंपोर्टर के बैंक ने पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में जो है एक्सपोर्टर को प्रोटेक्शन के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन ईसीजीसी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन है जो कि एक्सपोर्टर को करने चाहिए। क्लियर? आईसी, आरसीएमसी और ईसीजीसी। इसके बाद ही जो एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो ये आईईसी, आरसीएमसी और ईसीजीसी इन तीनों को ही हमने जो है इन डिटेल ऑलरेडी अलग से डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, जब आपके पास यानी कि एक्सपोर्टर के पास लाइसेंस मिल गया है एक्सपोर्ट करने का, तो अगला जो है स्टेप दैट इज ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। अगर जो फर्म है उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके पास ऑलरेडी फंड्स अवेलेबल हैं कि वो जो है प्रोडक्ट को बना सके, तो उस केस में जो है वो खुद ही अपना पैसा लगाकर बनाता है। और अगर फर्म के पास कैपेसिटी नहीं है, उसके पास जो है फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं वो बैंक से फाइनेंस लेते हैं। प्री शिपमेंट फाइनेंस कहा जाता है। प्री शिपमेंट फाइनेंस इज द फाइनेंस दैट द एक्सपोर्टर नीड्स फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड अदर कंपोनेंट्स, प्रोसेसिंग एंड पैकिंग ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द पोर्ट ऑफ द शिपमेंट। यानी कि एक्सपोर्टर द्वारा गुड्स को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, उसको प्रोक्योर करने के लिए जो भी खर्चा आने वाला है, जो कंपोनेंट्स है उसको परचेज करने के लिए जो खर्चा आने वाला है, गुड्स को पैक करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में जो भी खर्चा आने वाला है, उसके लिए जो फाइनेंस लिया जाता है उसी को हम प्री शिपमेंट फाइनेंस कहते हैं। द एक्सपोर्टर अप्रोचेज हिज बैंकर फॉर ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस टू अंडरटेक एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। तो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए जो एक्सपोर्टर होता है या तो उसके पास पहले से ही फंड्स अवेलेबल हो या फिर वो अपने बैंक को कॉन्टैक्ट करेगा और उनसे प्री शिपमेंट फाइनेंस के लिए अप्लाई करेगा। और जब जो है प्री शिपमेंट फाइनेंस उनको मिल जाता है, पैसा आ जाता है एक्सपोर्टर के पास, तो वो क्या करेंगे? प्रोडक्ट को बनाएंगे या फिर किसी दूसरे से जो है गुड्स को परचेज करेंगे। भाई एक्सपोर्ट 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप खुद जो है प्रोडक्ट को बनाकर एक्सपोर्ट करो या फिर आप किसी दूसरे द्वारा बनाए गए सामान को परचेज कर लो, अपना टैग लगाओ और उसको जो है एक्सपोर्ट कर दो। तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, अगर खुद बना रहे हो तो प्रोडक्शन, अगर किसी दूसरे द्वारा बनाए गए सामान को जो है अपना लेबल लगाकर सेल कर रहे हो तो प्रोक्योरमेंट। क्लियर? तो आपके पास फाइनेंस आ गया है, अब आप जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे या फिर जाके परचेज कर लोगे। उसके बाद फिर क्या होगा?
प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करती है कि अच्छी क्वालिटी का गुड्स जो है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट किया जाए अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में, जिससे कि कंट्री की इमेज भी खराब ना हो। क्लियर? तो अच्छी क्वालिटी का ही जो है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाए, इसके लिए जो है एक एक्ट बनाया है, एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963, जिसके तहत जो है पहले जो भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, और अगर गुड्स जो है सही होंगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, तो फिर जो है आप उसका एक्सपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। द प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड along with other export document at the time of export। और जो है यहाँ पर इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट होता है, इंस्पेक्शन का रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट को भी जो है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो दूसरे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट होते हैं उनके साथ इसको सबमिट करना पड़ता है। सच एन इंस्पेक्शन इज नॉट कंपल्सरी इन केस ऑफ गुड्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड बाय स्टार trading houses, export houses, industrial units set up in export processing zone, special economic zone and 100% export oriented unit। यानी कि ये जो इंस्पेक्शन वाला क्राइटेरिया है, ये जो है उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा जो स्टार ट्रेडिंग हाउस हैं या फिर एक्सपोर्ट हाउसेज हैं या फिर ईपीजेड, एसईजेड या फिर ईओयू में जो है तहत आते हैं, तो उन पे जो है इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो बिना इंस्पेक्शन कराए ही जो है अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा जो बाकी अदर फर्म्स होंगी जो एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, उनको इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। क्लियर? इंस्पेक्शन रिपोर्ट वहां पर उनको लगानी पड़ेगी। उसके बाद फिर जब इंस्पेक्शन हो गया है तो उसके बाद एक्साइज क्लियरेंस आता है। एक्साइज क्लियरेंस क्या हो गया कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें जो भी आपने मटेरियल यूज किया है उसके लिए आपको जो है एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर पे करनी पड़ती है। तो एज पर द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, एक्साइज ड्यूटी इज पेबल ऑन द मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। भाई आप हमारे यहाँ का मटेरियल यूज करके गुड्स बना रहे हो और उस गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जो मटेरियल आपने यूज किया है गुड्स को बनाने के लिए उस पर आपको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। क्लियर? तो इसके लिए क्या होता है कि वहां पर एक्साइज क्लियरेंस आपको लेना पड़ता है। द एक्सपोर्टर देयरफॉर हैज टू अप्लाई टू द कंसर्न्ड एक्साइज कमिश्नर इन द रीजन विद एन इनवॉइस। तो एक्साइज कमिश्नर जो भी आपके रीजन का होगा, एक्सपोर्टर के रीजन का होगा, वहां पर जाके उनको जो है अप्लाई करना होगा इनवॉइस के साथ, और वहां पर जो भी एक्साइज ड्यूटी होगी वो वहां पर उनको पे करनी पड़ेगी। हालांकि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे ऐसे स्कीम्स होते हैं जहां पर एक्साइज ड्यूटी नील कर दी जाती है, या फिर वहां पर अगर उन्होंने कोई पे किया है तो वो बाद में उनको वापस हो जाता है, एक्सपोर्टर को वापस हो जाता है। तो इफ द एक्साइज कमिश्नर इज सेटिस्फाइड ही में इशू द एक्साइज क्लियरेंस। अगर एक्साइज कमिश्नर सेटिस्फाई होगा तो वो जो है एक्साइज क्लियरेंस वहां पर उनको दे देगा, एक्सपोर्टर को एक्साइज क्लियरेंस दे देगा। बट इन मेनी केस द गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी और लेटर ऑन रिफंड्स it if the goods so manufactured are meant for export। the refund of excise duty is known as duty drawback। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपने यानी कि जो एक्सपोर्टर है उन्होंने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी मटेरियल यूज किया उस पर एक्साइज ड्यूटी देनी होती है, और एक्साइज ड्यूटी देनी होती है उसके लिए जो है उनको एक्साइज कमिश्नर के पास जाना होता है इनवॉइस के साथ, और वहाँ पर जो है ड्यूटी पे करनी पड़ती है। हालांकि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है एग्जेम्प्ट कर रखा है, कई सारी चीज़ों पर एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होती है, और अगर वहीं कहीं पर लगता है, किसी भी गुड्स के केस में लगता है, तो वहां पर जो है उनको वो एक्साइज ड्यूटी बाद में रिफंड हो जाता है, और इस सिस्टम को क्या कहते हैं? ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। क्लियर? तो वहां पर जो है एक्साइज क्लियरेंस लेना जरूरी होता है। तो सबसे पहले एक्सपोर्टर के पास इंक्वायरी आती है इंपोर्टर से। क्लियर? वहां पर कोटेशन भेज देता है एक्सपोर्टर, उसके बाद फिर जो है रिसिप्ट जो है ऑर्डर मिलता है इंपोर्टर द्वारा एक्सपोर्टर को। उसके बाद एक्सपोर्टर जो है इंपोर्टर की क्रेडिट वर्थनेस को चेक करता है। एक्सपोर्टर जो है वो लाइसेंस लेता है, वहां पर आईसी कोड लेगा, आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन लेता है। उसके बाद फिर जो है वो अपने बैंक से प्री शिपमेंट फाइनेंस के लिए अप्लाई करता है। फिर उसके बाद फाइनेंस मिलने के बाद वो प्रोडक्शन करेगा या फिर जो गुड्स है उसको किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से परचेज करेगा। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन अगर रिक्वायरमेंट है तो वहां पर उसको करवाएगा, क्लियर? इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगाएगा। उसके बाद फिर एक्साइज ड्यूटी पे करके एक्साइज क्लियरेंस लेगा। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, यानी कि किस कंट्री से जो है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसका सर्टिफिकेट लेना है। यानी कि इंडिया से अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो सर्टिफिकेट ऑरिजिन क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। तो सम इंपोर्टिंग कंट्रीज प्रोवाइड टैरिफ कंसेशन और अदर एग्जेम्पशंस टू द गुड्स कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री। बहुत सारे ऐसी कंट्री हैं जो कि क्या करती है कि अगर इंडिया से जो है कोई प्रोडक्ट उनके यहाँ पर जा रहा है तो वो जो है उस पर कंसेशंस प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसे केस में सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन जो है वहाँ पर लगाना पड़ता है, तभी जो है एज अ प्रूफ उसको लगाना पड़ेगा, तभी जो है उनको वो कंसेशन
दिया जाएगा। तो द सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन एक्ट एज अ प्रूफ दैट द गुड्स हैव एक्चुअली बीन मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री फ्रॉम वेयर द एक्सपोर्ट इज टेकिंग प्लेस, यानी कि ये प्रूफ होता है कि जहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है वहीं पर जो है वो प्रोडक्ट बना हुआ है। तो दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। और इसका बनाने का मेन मोटिव यही होता है कि इससे क्या होता है कि बहुत सारे कंसेशन जो है, बहुत सारे एग्जाम्पन जो है वो इंपोर्टर कंट्रीज द्वारा मिल जाते हैं। तो दिस सर्टिफिकेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रेड कंसुलेट लोकेटेड इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री। तो एक्सपोर्टर के कंट्री में जहां पर भी ट्रेड कॉन्सुलेट लोकेट होगा वहां से जो है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन वहां से बनवाना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद फिर अब अगला काम क्या हो गया कि आपने प्रोडक्ट बना लिया है, आपने जो है एक्साइज ड्यूटी पे कर दी, आपने जो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगा दिया, आपने जो है सर्टिफिकेट ऑरिजिन ले लिया। अब क्या है, अब आपको इसको शिप करना है, यानी कि आपको इसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले शिपिंग स्पेस जो है आपको रिजर्व करना पड़ेगा, एक्सपोर्टर को शिपिंग स्पेस रिजर्व करना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस, यानी कि जैसे होता नहीं है कि आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पहले आप क्या करते हो, ट्रेन में रिजर्वेशन लेते हो या फिर एरोप्लेन में आप जो है पहले आप टिकट बुक करवाते हो, उसके बाद ही आप जो है पर्टिकुलर डेट पे जाओगे, टाइम पे जाओगे और प्लेन पे बैठोगे, आप जो है अपने डेस्टिनेशन में जाओगे। तो इसी तरीके से आपको अगर अपना सामान एक्सपोर्ट करना है किसी दूसरी कंट्री में तो जो शिपिंग स्पेस है पहले आपको वो बुक करना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा। क्लियर। द एक्सपोर्टिंग फर्म अप्लाइज टू द शिपिंग कंपनी फॉर प्रोविजन ऑफ शिपिंग स्पेस। तो शिपिंग कंपनी होती हैं अलग अलग जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं एक गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उनको जो है पहले आप उनके पास अप्लाई करेंगे और उनसे शिपिंग स्पेस मांगेंगे। इट हैज टू बी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड, प्रोबेबल डेट ऑफ शिपमेंट एंड द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। यानी कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है उनको ये बताना पड़ेगा कि किस टाइप का गुड जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, किस टाइप का जो है वहाँ पर गुड्स है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कंटेनर जो है वहाँ पर बनाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, किस डेट को जो है वो शिपमेंट भेजा जाएगा और किस डेस्टिनेशन पर भेजा जाएगा, ये पूरी डिटेल जो है वहाँ पर उनको बतानी पड़ती है। ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर शिपिंग द शिपिंग कंपनी इशूज अ शिपिंग ऑर्डर। जब जो है शिपिंग कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है तो वो क्या करती है, एक शिपिंग ऑर्डर जो है वो इशू करती है। शिपिंग ऑर्डर क्या हो गया, इट इज एन इंस्ट्रक्शन टू द कैप्टन ऑफ द शिप दैट द स्पेसिफाइड गुड्स आफ्टर देयर कस्टम क्लियरेंस एट अ डेजिग्नेटेड पोर्ट बी रिसीव्ड ऑन बोर्ड। तो शिपिंग ऑर्डर क्या है, जो शिपिंग कंपनी है वो शिप के जो कैप्टन होते हैं, जहाज के जो कैप्टन होते हैं, जिस जहाज द्वारा एक्सपोर्ट किया जाएगा उस जहाज का जो कैप्टन होता है उनको जो है इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर डेट पे इस पर्टिकुलर पोर्ट से आपको जो है सामान को रिसीव करना है। क्लियर। तो उसको कहते हैं शिपिंग ऑर्डर। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक्सपोर्टर ने जो है शिपिंग रिजर्वेशन कर लिया है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया है कि शिपिंग ऑर्डर मिल गया है, जो शिप का कैप्टन होगा उसको इंस्ट्रक्शन मिल गया है कि पर्टिकुलर पोर्ट से उसको एक्सपोर्टर के गुड्स को लोड करना है। क्लियर। अब जो है एक्सपोर्टर क्या करेगा, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। जो एक्सपोर्टर है वो अपने गुड्स को पैक करेगा और उसको फॉरवर्ड करेगा। द गुड्स आर देन प्रॉपरली पैक्ड एंड मार्क्ड विद नेसेसरी डिटेल्स सच एज नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर, ग्रॉस एंड नेट वेट, पोर्ट ऑफ शिपमेंट एंड डेस्टिनेशन, कंट्री ऑफ ऑरिजिन एक्सेट्रा। यानी कि जो पैकिंग हो रही है उस पैकिंग में ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि इंपोर्टर का नाम और एड्रेस क्या है, उसमें जो जो गुड्स है उसकी टोटल वेट कितना है, किस पोर्ट से जाने वाला है और किस पोर्ट को जाएगा, किस पोर्ट से जाना है और किस पोर्ट तक जाएगा, कंट्री ऑफ ऑरिजिन क्या है, यानी कि किस कंट्री से जो है कहाँ पर ये जो है सामान बना हुआ है, ये सारी डिटेल जो है वो पैकिंग पे भी जो है वहाँ पर लिखनी पड़ती है। द एक्सपोर्टर देन मेक्स नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द पोर्ट। उसके बाद फिर जो एक्सपोर्टर है वो पोर्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, एक्सपोर्टर की होगी। भाई अब पता चला कि एक्सपोर्टर जो है दिल्ली में है और मुंबई पोर्ट से जो है उस सामान को एक्सपोर्ट करना है, तो इस केस में क्या होगा कि जो एक्सपोर्टर है वो दिल्ली से वो बाई ट्रेन या फिर किसी दूसरे तरीके से या फिर बाई ट्रक जो है वो बाई रोड सामान को पोर्ट तक पहुंचाएगा। तो एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी है कि पोर्ट तक अपने सामान को पहुंचाए। क्लियर। क्योंकि पोर्ट पे जो है वो जो शिप का कैप्टन है वो जो है पोर्ट से सामान को लोड करेगा। अब अगर सपोज करिए कि जो एक्सपोर्टर है वो दिल्ली में है, क्लियर, दिल्ली में गुड्स को बनाया गया, तो दिल्ली में अगर वो एक्सपोर्टर जो है ट्रेन बाई ट्रेन लगेज ट्रेन जो होती है उसके द्वारा जो है सामान को मुंबई पोर्ट तक पहुंचवाता है, तो उस केस में जो रेलवे होता है वो रेलवे अथॉरिटी क्या करते हैं, वो रेलवे रिसिप्ट देते हैं एक्सपोर्टर को कि हाँ रेलवे के पास उनका सामान आ गया एक्सपोर्टर का और वो जो है पर्टिकुलर पोर्ट पे उसको पहुंचाएंगे। द एक्सपोर्टर एंडोर्सेज द रेलवे रिसिप्ट इन फेवर ऑफ हिज एजेंट टू इनेबल हिम टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। उसके बाद फिर जो एक्सपोर्टर होता है वो क्या
करेगा, वो रेलवे रिसिप्ट को अपने एजेंट को दे देगा और वो एजेंट जो है, एजेंट होता है वो रेलवे रिसिप्ट का यूज़ करके जो भी पोर्ट है जहाँ पर सामान को पहुँचना था वहाँ पर जाके शिपमेंट को वो ले लेता है। क्लियर? रेलवे से वो शिपमेंट ले लेगा और उसके बाद फिर क्या करेगा, शिपिंग कंपनी को हैंड ओवर करता है। क्लियर? इसके बाद फिर वहाँ पर क्या होता है कि इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, गुड्स का इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है क्योंकि भाई बहुत सारे पेरिल्स होते हैं, बहुत सारे खतरे होते हैं। जब भी आपका सामान जा रहा होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, चोरी हो सकती है, टूट सकता है या फिर वो आग लग सकती है, जल सकता है। क्लियर? पायरेट्स होते हैं समुद्री जहाज़ में, तो वो भी चुरा सकते हैं। तो उन सब से प्रोटेक्शन के लिए गुड्स का इंश्योरेंस भी लेना वहाँ पर ज़रूरी है। द एक्सपोर्टर गेट्स द गुड्स इंश्योर्ड विथ एन इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ द गुड्स ड्यू टू द पेरिल्स ऑफ द सी ड्यूरिंग द ट्रांजिट। क्लियर? नेक्स्ट जो है कस्टम क्लियरेंस। अब क्या आता है कि जब सामान आपका पोर्ट पे पहुंच गया है, अब आपको वहां पर कस्टम क्लियरेंस करवाना होता है। बिफोर गुड्स कैन बी लोडेड ऑन द शिप, जहाज पर लोड होने से पहले कस्टम क्लियरेंस वहां पर लेना पड़ता है। द एक्सपोर्टर प्रिपेयर्स द शिपिंग बिल। यहाँ पर क्या होता है कि शिपिंग बिल जो है प्रिपेयर करना पड़ता है और उस शिपिंग बिल के साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि वहां पर अटैच करने पड़ते हैं। शिपिंग बिल क्या होता है? शिपिंग बिल्स कंटेन पर्टिकुलर्स ऑफ द गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड, द नेम ऑफ द वेसल, द पोर्ट एट विच गुड्स आर टू बी डिस्चार्ज, कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन, एक्सपोर्टर नेम एंड एड्रेस। ये सारी चीजें शिपिंग बिल में वहां पर मेंशन की जाती हैं। तो इस शिपिंग बिल की जो 5 कॉपी बनती है और उस 5 कॉपी के साथ एक्सपोर्टर कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, कॉमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन जहां पर भी जरूरी हो, और मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारी चीजों का जो है वहां पर डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ता है। तो शिपिंग बिल के साथ ये सारी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को क्या होगा, सबमिट करना पड़ेगा किसको? सुप्रिटेंडेंट ऑफ द कंसर्न्ड पोर्ट, यानी कि जो उस पोर्ट का जो भी सुप्रिटेंडेंट होगा उसको ये सारे डॉक्यूमेंट क्या करने पड़ेंगे, जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे। क्लियर? उसके बाद जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ कंसर्न्ड पोर्ट है वो क्या करता है, कार्टिंग ऑर्डर जो है वो जारी करता है। कार्टिंग ऑर्डर क्या होता है? इट इज द इंस्ट्रक्शन टू द स्टाफ एट द गेट ऑफ द पोर्ट टू परमिट द एंट्री ऑफ द कार्गो इनसाइड द डॉक। तो जो सुप्रिटेंडेंट होता है पोर्ट का वो जो है अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देगा कि एक्सपोर्टर के गुड्स को गेट के अंदर आने दिया, डॉक पर आने दिया जाए और उसको अप्रोप्रिएट शेड में रख दिया जाए, स्टोर कर लिया जाए। क्लियर? और फिर जिस डेट को ट्रांसपोर्ट होना है उस डेट को जो है वो उसको निकाला जाएगा और शिप पर लोड किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे काम होते हैं। एक्सपोर्टर दिल्ली का है और जो है मुंबई पोर्ट से उसको जो है उसको एक्सपोर्ट करना है, तो इस केस में क्या होगा कि एक्सपोर्टर बार बार जो है मुंबई जाकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स को, फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं करेगा, तो वो क्या करता है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, C&F एजेंट को हायर कर लेता है और उनके द्वारा ये सारा काम करवाता है। सिंस द एक्सपोर्टर कैन नॉट मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर परफॉर्मिंग ऑल दिस फॉर्मेलिटीज, दीज टास्क आर इंटरेस्टेड टू एन एजेंट रेफर टू एज क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। क्लियर? भाई एक्सपोर्टर दिल्ली का है, क्लियर, अब पोर्ट जो है मुंबई में है, तो मुंबई में जो है यहाँ पर कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पर सबमिट करने हैं और जो है शिपिंग जो है शिप पर जो है सामान को लोड करवाना होगा, फिर वहाँ पर बिल ऑफ लेडिंग जो है शिपिंग कंपनी से लेना पड़ता है। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए एक्सपोर्टर खुद नहीं वहाँ पर रह सकता है, तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि ये सारा काम किसको देते हैं, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं, C&F एजेंट होते हैं, उनको वो हैंड ओवर कर देते हैं। ये जो है सारा काम करवाएंगे, ये सारा कस्टम क्लियरेंस हो गया, सामान को लोड करवाना, बिल ऑफ लेडिंग लेना, ये सारा काम कौन करेगा, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो गया कि कस्टम क्लियरेंस जो है वहाँ पर हो जाता है। अब क्या हो गया कि कस्टम क्लियरेंस यहाँ पर हो गया, अब क्या होगा कि जो पर्टिकुलर डेट पे जो शिप है उस शिप पे सामान को लोड कर दिया जाएगा और जैसे ही शिप पर सामान को लोड कर दिया जाता है तो जो शिप का जो कैप्टन होता है वो जो है एक रिसिप्ट जारी करता है जिसको हम कहते हैं मेट रिसिप्ट। मेट रिसिप्ट क्या हो गया, ये एक तरीके का प्रूफ होता है कि हाँ जो कार्गो है वो शिप पे जो है लोड हो चुका है। क्लियर? तो ए मेट रिसिप्ट इज ए रिसिप्ट इशूड बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप व्हेन द कार्गो इज लोडेड ऑन द बोर्ड। तो जब शिप पे जो है कार्गो लोड हो जाता है तो जो कैप्टन होता है, कमांडिंग ऑफिसर होता है शिप का, वो जो है एक रिसिप्ट जारी करता है जिसको कहते हैं मेट रिसिप्ट और ये किसको दिया जाता है, पोर्ट के सुपरिटेंडेंट को। क्लियर? जिसमें कि कुछ इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि वेसल का नेम क्या है, वहां पर बर्थ, डेट ऑफ शिपमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकेज, मार्क एंड नंबर, कंडीशन ऑफ द कार्गो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑन द बोर्ड ऑफ द शिप, कंडीशन कैसी थी, ये सारी डिटेल जो है उस मेट रिसिप्ट में वहां पर होती है। द पोर्ट सुपरिटेंडेंट ऑन द रिसिप्ट ऑफ पोर्ट ड्यूज हैंड्स ओवर द मेट रिसिप्ट टू द C&F एजेंट। और जब क्वायरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट
सुपरिटेंडेंट जो है सारी पेमेंट जो है पोर्ट के जो भी ड्यूज़ होते हैं, जो भी पोर्ट के पेमेंट होते हैं, वो कर देता है। तो जो सुपरिटेंडेंट होता है पोर्ट का, वो मेट रिसिप्ट किसको दे देगा? C&F एजेंट को, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को दे देगा। क्लियर? फिर उसके बाद जो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होता है, इस मेट रिसिप्ट को क्या करेगा? जो शिपिंग कंपनी है, उनको दे देता है फ्राइट को कंप्यूट करने के लिए। शिपिंग कंपनी को फ्राइट को कंप्यूट करने के लिए देगा। देखिए, शिपिंग कंपनी अलग है, पोर्ट अलग है। तो अभी तक जो कस्टम क्लियरेंस हुआ था, वो कहाँ से हुआ था? पोर्ट से हुआ था। फिर मेट रिसिप्ट जो है वो किससे लिया जाएगा? शिपिंग कंपनी को दे दिया जाएगा। शिपिंग कंपनी फिर जो है फ्राइट को कैलकुलेट करेगी, यानी कि कितना खर्चा आने वाला है एक्सपोर्ट करने का, वो पूरा खर्चा जो है वहां पर वो कैलकुलेट करती है और फिर जो है एक्सपोर्टर से उसका पेमेंट लिया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है? यहाँ पर मेट रिसिप्ट हुआ है। मेट रिसिप्ट मतलब क्या हो गया? कि जो एक्सपोर्टर का सामान है, उसको शिप पे लोड कर दिया गया है। शिप पे लोड कर दिया गया है। यहाँ तक के लिए जो है क्या मिल गया? मेट रिसिप्ट हो गया। अब जो है वो जो मेट रिसिप्ट है, वो सुपरिटेंडेंट जो होता है पोर्ट का, वो जो है अपने अपने जो भी पेमेंट होता है उसको लेने के बाद वो जो है मेट रिसिप्ट को वो किसको दे देगा? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को दे देता है। क्लियर? अब जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है, वो क्या करेगा? उस मेट रिसिप्ट को दे देगा शिपिंग कंपनी को, शिपिंग कंपनी को फॉर कंप्यूटेशन ऑफ फ्राइट। तो फ्राइट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? कि किराया, यानी कि जो शिपिंग कंपनी है, उनको कितना खर्चा देना है, कितना पेमेंट करना होगा आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। क्लियर? तो आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द फ्राइट, द शिपिंग कंपनी इशूज अ बिल ऑफ लेडिंग which serve as an evidence that the shipping company has accepted the goods for carrying to the designated destination। तो यहाँ पर क्या हो गया? कि कस्टम क्लियरेंस करवाने के बाद पोर्ट पे जो है सामान गया, पोर्ट पे सामान जाने के बाद वहाँ पर जो है जो शिप था उस पे जो है सामान को लोड कर दिया गया। फिर शिप के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, जो कैप्टन थे, उन्होंने जो है मेट रिसीप्ट दिया किसको? पोर्ट के सुपरिटेंडेंट को। फिर पोर्ट के सुपरिटेंडेंट ने अपना पेमेंट लेने के बाद मेट रिसिप्ट किसको दे दिया? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को। फिर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट ने वो जो मेट रिसिप्ट है उसको किसको दिया? शिपिंग कंपनी को दिया। फिर शिपिंग कंपनी ने अपना फ्राइट वहाँ पर जो है चार्ज करने के बाद शिपिंग कंपनी क्या करेगी? बिल ऑफ लेडिंग जो है वो इशू करती है किसको? जो है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग या फिर जो एक्सपोर्टर होता है, उनको बिल ऑफ लेडिंग जो है वहाँ पर देगी। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एज अ प्रूफ काम करता है कि हाँ, एक्सपोर्टर का जो सामान है वो इस पर्टिकुलर शिपिंग कंपनी के पास है और वो जो शिपिंग कंपनी है उस गुड्स को जो है पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। इन द केस द गुड्स आर बीइंग सेंट बाय एयर, दिस डॉक्यूमेंट इज रिफर्ड टू एज एयरवे बिल। और अगर यही जो शिपमेंट है वो पानी के रास्ते ना जाकर हवाई जहाज से, यानी कि एरोप्लेन से जाता, तो उस केस में बिल ऑफ लेडिंग की जगह हम क्या कहते हैं? एयरवे बिल कहते हैं। क्लियर? नाम वही है कि हाँ, जो है शिपिंग कंपनी के पास जो है वो गुड्स आ गया है, तो उसका प्रूफ क्या होता है? अगर शिपिंग कंपनी ने दिया, यानी कि पानी के जहाज वालों ने दिया है, तो बिल ऑफ लेडिंग। अगर हवाई जहाज वालों ने दिया है तो एयरवे बिल होता है। क्लियर? उसके बाद फिर क्या होगा? कि प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। अब क्या है कि एक्सपोर्टर ने अपने सारे काम कर लिए, अब एक्सपोर्टर क्या करेगा? इनवॉइस प्रिपेयर करेगा। आफ्टर सेंडिंग द गुड्स एन इनवॉइस ऑफ द डिस्पैच्ड गुड्स इज प्रिपेयर्ड। द इनवॉइस स्टेट्स द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेंट एंड द अमाउंट टू बी पेड बाय द इंपोर्टर। अब क्या है? एक्सपोर्टर ने अभी तक अपने सारे पेमेंट यहाँ पर कर रहे थे, पोर्ट वालों को पेमेंट कर दिया, उसके बाद फिर जो यहाँ पर शिपिंग कंपनी को पेमेंट कर दिया। अब जो है जो एक्सपोर्टर है वो इनवॉइस बनाएगा, जहां पर वो इंपोर्टर को बताएगा कि आपको ये गुड्स जो है भेजी जा रही है, इतनी क्वांटिटी में भेजी जा रही है और आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। क्लियर? और इस इनवॉइस को जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं वो कस्टम द्वारा उसको अटेस्ट करवाते हैं, साइन करवाते हैं। क्लियर? और उसके बाद अब इनवॉइस भेज दी गई है। अब क्या होता है कि एक्सपोर्टर ने सामान को भेज दिया है, लेकिन इंपोर्टर को अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री के जो पोर्ट है वहां पर जो है सामान को रिसीव करने के लिए, उस सामान का टाइटल जो है लेने के लिए वहाँ पर जो है वेरियस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि इनवॉइस का सर्टिफाइड कॉपी, बिल ऑफ लेडिंग, पैकिंग लिस्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उनको रिक्वायरमेंट होती है किसको? इंपोर्टर को, गुड्स को रिसीव करने के लिए। तो एक्सपोर्टर क्या करता है? उन डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्टर को भेजता है। द इंपोर्टर नीड्स वेरियस डॉक्यूमेंट टू क्लेम द टाइटल ऑफ गुड्स ऑन देयर अराइवल एट हिज हर कंट्री एंड गेटिंग देम कस्टम क्लियर्ड। जैसे कि ये सारे डॉक्यूमेंट हमने आपको बताए। तो द एक्सपोर्टर सेंड दीज डॉक्यूमेंट्स थ्रू हिज हर बैंकर with the instruction that these may be delivered to the importer after acceptance of the bill of exchange। तो एक्सपोर्टर क्या करता है? इन सभी डॉक्यूमेंट्स को भेजेगा अपने बैंकर द्वारा इंपोर्टर के बैंकर को या फिर इंपोर्टर को, लेकिन कंडीशन क्या होगी? कि जब इंपोर्टर बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद ही उसको जो है ये डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इट इज एन ऑर्डर to the importer to pay a certain amount of money to the
बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो जिसके पास भी बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको जो है इंपोर्टर को पेमेंट करना पड़ेगा। ये एक ऑर्डर होता है, एक्सपोर्टर द्वारा इंपोर्टर को ऑर्डर होता है कि जिसके पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको पेमेंट करे, तभी जो है वो डॉक्यूमेंट जो है गुड्स को लेने के लिए, गुड्स को रिसीव करने के लिए डॉक्यूमेंट जो है वो इंपोर्टर को मिलेंगे। फिर इंपोर्टर क्या करता है, इंपोर्टर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के बेयरर को पेमेंट करेगा। उसके बाद फिर ये डॉक्यूमेंट जो है वो दे दिए जाते हैं इंपोर्टर को, फिर इंपोर्टर जो है पोर्ट पे जाएगा और वो अपना सामान उसको रिसीव कर सकता है। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है दो टाइप के होते हैं, साइड ड्राफ्ट और यूजेंस ड्राफ्ट होते हैं। साइड ड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया कि वहां पर डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद जो इंपोर्टर होता है वो तुरंत जो है पे कर देगा और जो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स ले लेता है। लेकिन वहीं पर यूजेंस ड्राफ्ट में क्या होता है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दे दिया जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज को इंपोर्टर एक्सेप्ट कर लेता है और वो वहां पर उसको 2-3 महीने का टाइम दे दिया जाता है। उस 2-3 महीने में जो है पेमेंट को कंप्लीट करता है। क्लियर? तो वहां पर जो है दो ऑप्शन होते हैं, तुरंत पेमेंट करके डॉक्यूमेंट लीजिए या फिर डॉक्यूमेंट ले लीजिए और बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए और 2-3 महीने में जो है आप उसको पेमेंट करते हैं। क्लियर? उसके बाद द एक्सपोर्टर बैंक रिसीव द पेमेंट थ्रू द इंपोर्टर्स बैंक एंड इज क्रेडिटेड टू द एक्सपोर्टर अकाउंट। फिर फाइनली क्या होता है कि इंपोर्टर का जो बैंक है वो एक्सपोर्टर के बैंक को पे कर देता है और फिर एक्सपोर्टर का बैंक जो है वो एक्सपोर्टर को वहां पर पेमेंट कंप्लीट कर देता है। तो इस तरीके से जो है पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर होता है। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है, इन सारी एक्टिविटीज़ को, स्टेप्स को वहाँ पर परफॉर्म करना पड़ता है। तो पहले इंपोर्टर द्वारा इंक्वायरी की जाएगी, एक्सपोर्टर के पास इंक्वायरी आएगी, एक्सपोर्टर जो है वो कोटेशन जो है अपना इंपोर्टर को सबमिट करता है, फिर इंपोर्टर जो है कोटेशन से सेटिस्फाई होगा तो इंपोर्टर जो है वहाँ पर ऑर्डर जो है एक्सपोर्टर को देगा और एक्सपोर्टर को ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद एक्सपोर्टर जो है इंपोर्टर के क्रेडिट वर्थनेस को चेक करेगा, फिर जो है एक्सपोर्टर लाइसेंस जो है वो जो भी नेसेसरी लाइसेंस है, कोड है, रजिस्ट्रेशन है, वो सारी चीज़ें उसको जो है लेनी होती हैं। उसके बाद फिर वो अपना प्रोडक्शन के लिए प्री शिपमेंट फाइनेंस लेता है, प्रोडक्ट्स को बनाएगा या फिर प्रोक्योर करेगा। फिर उसके बाद जो है उसका इंस्पेक्शन जो है करवाएगा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो अटैच करेगा एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ, एक्साइज क्लियरेंस करवाएगा, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑरिजिन लेगा, देन शिपिंग कंपनी से कॉन्टैक्ट करेगा, वहाँ पर पैकिंग करेगा, फॉरवर्डिंग कराएगा, गुड्स की इंश्योरेंस लेगा, कस्टम क्लियरेंस कराएगा, पोर्ट पर पहुँचाएगा, पोर्ट्स पर जो है उन गुड्स को जो शिप है उस पे लोड कराएगा, फिर जो शिप का जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो मेट सर्टिफिकेट देगा, मेट रिसिप्ट देगा। मेट रिसिप्ट जो है सुपरिटेंडेंट जो है अपने रिसिप्ट अपने ड्यूज़ को पाने के बाद सुपरिटेंडेंट जो है वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को दे दिया जाता है। फिर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग जो है वो मेट रिसिप्ट को जो है शिपिंग कंपनी को देंगे। शिपिंग कंपनी के जो भी ड्यूज़ होते हैं उसके पेमेंट के बाद बिल ऑफ लेडिंग जो है वो मिल जाता है और बिल ऑफ लेडिंग मिलने के बाद जो एक्सपोर्ट कंपनी है वो इनवॉइस बनाती है और उसको जो है कस्टम से अटेस्ट करवाती है। उसके बाद फिर जो है इस इनवॉइस को और अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ इंपोर्टर को वहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ जो है वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर इंपोर्टर बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करके उन डॉक्यूमेंट्स को पाता है, फिर जो है इंपोर्टर का बैंक को एक्सपोर्टर के बैंक को पेमेंट करता है। तो इस तरीके से जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है एक्सपोर्ट प्रोसीजर का। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।